हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आइए हम लोग आज देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण हम लोगों ने पिछले के लेक्चर में कर लिए थे। आइए आज देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण उस सतह को दर्पण कहते हैं जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है। क्या कहता है? उस सतह को दर्पण कहते हैं। यानी कि मानिए कि ये कोई सतह है, ये कोई सतह है, यहाँ पर कोई सतह है, ठीक। ये क्या कर रहा है? निश्चित रूप से अर्थात निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी कि कल के कक्षा में लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसमें क्या था? जितना डिग्री के कोण से किरण आएगी उतना ही कि डिग्री के कोण से किरण परावर्तित हो जाएगी। तो वही है दर्पण। तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। इसका एक सतह कलर किया रहता है, इसको दर्पण कहते हैं। तो इसमें क्या है? उस सतह को कहते हैं जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित रूप से क्या करे? प्रकाश को परावर्तित करे। तो यह क्या करता है? निश्चित नियम के अनुसार करता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश कहीं से भी आप गुजारिए कहीं भी ये परावर्तित कर दे, ऐसा इसमें नहीं होता है। आप इसमें यहाँ से प्रकाश गुजारेंगे तो इसको यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा। आप इसमें सीधा प्रकाश मारेंगे तो ये सीधा रिफ्लेक्ट करेगा। ये इसका नियम होता है। इसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब दर्पण में पहला आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण किसको कहते हैं? उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या है उसका परावर्तक सतह? यानी कि मानिए कि ये क्या है? ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक। ये एक गोलीय दर्पण है। ये क्या है? इसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। देखिए इसका परावर्तक सतह ये कौन सा? ये हो गया इसका परावर्तक सतह, ये हो गया इसका आंतरिक भाग। तो इसका परावर्तक सतह कैसा है? खोखला गोले के भाग है। इसको कहेंगे गोलीय दर्पण। ये क्या है? किसी परावर्तक सतह। इसका परावर्तक सतह क्या है? इसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो देखिए गोला जैसा लग रहा है, ये अंदर खाली रहता है, इसीलिए खोखले गोले का भाग होता है। इसमें आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। बस इसी का भाग है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसे भी देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानिए कि ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण है हमारे पास। गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में बांट दिया। ये दो भाग में बांट दिए। दो भाग में बांट के इसे हम एक भाग इसे अंदर से सतह को रंगीन कर देते, एक भाग को बाहर से कर देते। ये हमने कर दिया। इसमें देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है? बाहर का सतह रंगीन होता है। तो इसमें देखिए बाहर का सतह इधर रंगीन है, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, इसका परावर्तक सतह देखिए उठा हुआ है। ये परावर्तक सतह उठा है, ये बन गया हमारा उत्तल और ये बन गया हमारा अवतल। तो ये दोनों उत्तल और अवतल किसका भाग होता है? गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसका भाग है? गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, यानी कि जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। यहाँ देखिए एक प्रतिबिंब बना हुआ है, सॉरी एक दर्पण बना हुआ है। ये एक दर्पण है, ठीक। इसका परावर्तक सतह किधर? इधर से। इधर हमने रंगीन कर दिया, मतलब कलई कर दिए हैं। कलई कर दिए, प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। हम मानिए यहाँ से कोई प्रकाश दिए हैं, ये प्रकाश दिए, एक प्रकाश नीचे से गया, दो प्रकाश गया, तो क्या होगा? परावर्तन के बाद ये फोकस पे आके काट के गई। ये दोनों, ये नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें फोकस पे आके मिलती है। तो देखिए ये दोनों क्या हो रहा है? ये दोनों प्रकाश की किरणें जा रही है और कहाँ मिल रही है? फोकस पर। यहाँ होगा फोकस, इसका एफ हो जाएगा। दोनों प्रकाश कहाँ आके मिल रही है? फोकस पे। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक सतह इसका धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक सतह देखिए धंसा हुआ है। और क्या है? इसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि परावर्तक सतह इसका धंसा है, इधर से भी लाइट जाएगा, इधर से लाइट जाएगा, तो दोनों क्या करेगा? दोनों जाके एक बिंदु पे कट करेगा, यानी कि अभिसारित कर रहा है, एक बिंदु पे आके जमा कर रहा है। यानी कि मानिए कि यहाँ से हम प्रकाश गुजारे, यहाँ से भी प्रकाश गुजारे, ये सभी जाके क्या हो रहा है? एक जगह टकरा के आके एक जगह आके कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, तो क्या कर रहा है? एक जगह आके जमा कर रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी। एक जगह जमा कर रहा है प्रकाश की किरणें, इसीलिए इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किस कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो। जिसका क्या है? परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हो। तो यानी कि देखिए इसका परावर्तक सतह क्या है? बाहर की ओर उभरा है। अब अंदर की ओर इसका
धसा हुआ भाग को हमने रंगीन कर दिया, कलई कर दिया। अब मानिए यहाँ से हम भी दो प्रकाश गुजारे, एक यहाँ से एक यहाँ से, दो प्रकाश जा रहा है। लेकिन ये परावर्तन के बाद क्या करेगा, ये देखिए इधर उठा हुआ है तो परावर्तन के बाद इसको ऊपर भेज देगा, ये भी परावर्तन के बाद इसको ऊपर भेज देगा। लेकिन हम यहाँ से कोई देखेगा वस्तु तो उसको क्या लगेगा, प्रकाश ऊपर से आ रही है, ये यहाँ कट करेगा पीछे, दर्पण के पीछे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब ये क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, एक जगह पे नहीं ले जा रहा है, बाकी ये प्रकाश को क्या कर रहा है, बल्कि प्रकाश को फैला रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रकाश को, इसमें होता है अवतल दर्पण में प्रकाश को एक बिंदु पर लाकर केंद्रित करना, तो होता है अवतल दर्पण। ये हो गया अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण समझ आ गया होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें क्या होती है, फैलती है, चारों दिशा में फैलती है। मानिए एक प्रकाश और लिए तो ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इधर इसमें जितना भी प्रकाश आप लीजिएगा, आप यहाँ से भी लीजिएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ भी आएगा, यहाँ से भी लेंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पे ही आएगी। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण आपको समझ आ गया होगा। आइए उसके बाद देखते हैं कुछ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। फिर चलिए देखते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक। इसके सतह के मध्य बिंदु को, तो इसका सतह कौन सा है, ये चारों साइड का इसे सतह कहते हैं। ये सतह, सतह के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है, बीच वाला बिंदु, ये इसका बीच बिंदु है, इसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। ये क्या हो गया, ध्रुव। जैसे मानिए कि ये कोई दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है, इसका यहाँ पे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, ध्रुव। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। फिर देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को, मान लीजिए कि ये क्या है, ये माने कि हम एक दर्पण है, जैसे यहाँ पे समझिए ये एक दर्पण है, दर्पण, इसकी बाहरी सतह को रंग दिए, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है, ये हमारा हो गया पी, पी इसमें करा ध्रुव, तो ध्रुव पी हो गया पोलर, और करा वक्रता केंद्र। हमें वक्रता केंद्र कहाँ है इसका होगा, वक्रता केंद्र मानिए कि ये कोई गोला का भाग है, मान लीजिए कोई गोला का भाग है, अरे गोला गोला बनो, गोला गोला, ये गोला बनिए नहीं रहा है। चलिए मान लीजिए गोला का भाग है, तो इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, मानिए यहाँ पे सेंटर है, ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये गोला का सेंटर। हमने इसको पूरा हटा दिया, आधा गोला काट के हटा दिए, तब तो ये बनेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये हो गया। अब ये हो गया, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर, वक्रता केंद्र। इसको क्या करा, मुख्य अक्ष। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, हम इसे एक रेखा से मिला देते हैं। ये जो रेखा मिला है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। समझ में आया, ध्रुव और वक्रता केंद्र को। ध्रुव हमारा कौन था, ये गोलीय दर्पण के बीच का सतह, मध्य बिंदु का, सतह पे मध्य बिंदु, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सतह के मध्य बिंदु को। तो गोलीय दर्पण का सतह है, ये सतह है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण को आधा हमने भाग यहाँ काट के रखा है, आधा भाग रखे, आधा भाग के क्या है, इसका सतह पे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु हमारा ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पी, पी यानी कि पोलर, ध्रुव बोलते हैं इसको। ये हो गया हमारा ध्रुव, ध्रुव हो गया। ये हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट हो गया, गोलीय दर्पण का सेंटर पॉइंट। मानिए इसका सेंटर पॉइंट ये है, हमने इसे काट के आधा हटा दिए, तो इसका ये क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट तो यही रहेगा। इधर भी एक दर्पण हमने और जोड़ दिया, तो इसका भी सेंटर पॉइंट यही हो जाएगा, तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट से लेके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। ध्रुव ये हो गया और वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव ये हो गया पोलर, और वक्रता केंद्र सेंटर हो गया। इसको मिलाने वाली सरल रेखा को, सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो चलिए मुख्य अक्ष समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका फोकस किसे कहते हैं, ये सब आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए समझते हैं फोकस किसे कहते हैं। फोकस, तो फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उस स्थान को फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसे समझते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। मान लीजिए कि यहाँ हम एक दर्पण लेते हैं, ये लिए एक दर्पण,
ये कौन सा दर्पण हो गया, बाहर की ओर रंगीन है, मतलब अंदर की ओर धंसा है, तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लिए, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो गया इसका पी, पोलर, पोलर हो गया। मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें लिए, ठीक। ये दो किरण प्रकाश, दो किरणें आ रही है और परावर्तन, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद यहाँ छूट गया, परावर्तन के बाद यहाँ से क्या होगा, परावर्तित होगा, यहाँ पे आके मिलेगी, ये भी परावर्तित होकर प्रकाश यहाँ पे मिल रही है। तो जहाँ पर प्रकाश मिल रही है उसको बोलेंगे फोकस। ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। या आती हुई प्रतीत होती है, इसमें तो ये कंडीशन होगा। चलिए एक दर्पण और लेते हैं, एक दर्पण और लेते हैं। मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण लेते हैं। ये हो गया उत्तल दर्पण, सॉरी, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ हो गया ध्रुव, पोलर हो गया पी। दो प्रकार की किरणें लेंगे, यहाँ पर भी दो प्रकार की किरण लिए, लेकिन ये परावर्तित के बाद क्या होगा, परावर्तन के बाद ये इधर आ जाएगा, ये परावर्तन के बाद ऊपर चल जाएगा, क्योंकि इसका भाग क्या है, उभरा हुआ है। उभरा हुआ भाग पर जब भी हम प्रकाश मारेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये साइड जाएगा, क्योंकि यहाँ उभरा हुआ, यहाँ प्रकाश मारेंगे तो ये इधर जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, ये सिकुड़ा रहा था, इस तरह से है, तो यहाँ प्रकाश मारेंगे तो क्या करेगा, नीचे प्रकाश भेजेगा। इसलिए इस प्रकार है, यहाँ से प्रकाश मारेंगे तो ये नीचे भेजेगा, इसमें उठा हुआ है तो इधर से प्रकाश मारेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, आती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए कि ये दो को प्रकाश आया, तो ये तो कहीं कट नहीं किया, तो ये क्या हो रहा है, आती हुई प्रतीत। मान लीजिए कि यहाँ से कोई देखेगा तो इसको क्या लगेगा, ये प्रकाश की किरण ऊपर से आ रही है, यहाँ से भी लगेगा ये इधर से आ रही है, तो इसे आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो गया फोकस। समझ आया, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट करती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कट करती है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। या परावर्तन के बाद कट नहीं करती तो क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ कट कहीं नहीं कर रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अनंत पे भी नहीं कट करेगा, यानी कि यहाँ आती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा इधर, इसका फोकस इधर हो जाएगा। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, फोकस सामने की ओर बनता है। अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समझ आ गया। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो ध्रुव और वक्रता के बीच, ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव और, मान लीजिए कि एक दर्पण हमने लिए अवतल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक। कर रहा है ध्रुव और वक्रता के बीच, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, सेंटर पॉइंट इसका होता है ये हो गया P, ये हो गया इसका P, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, ये हमारा सेंटर हो गया। यही वक्रता त्रिज्या, इसको भी निकालना है, कहाँ से होगा, ये सेंटर से लेके पोल तक ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसे स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या समझ में आया। सेंटर से लेके पोलर तक, यानी कि वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r द्वारा सूचित किया जाता है। अब आता है, देखिए फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच, तो मान लीजिए ध्रुव, या कि यहाँ पे दर्पण फिर बनाइए, बाहरी सतह को रंगीन कर दिए, ठीक। ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया P, मान लीजिए यहाँ पे हो गया सेंटर C हो गया। अब क्या करें, फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस कहाँ है, मानिए कि यहाँ से कोई परावर्तन किरण आया, ये कट किया है, एक परावर्तित किरण फिर आया, ये कट किया है, कहाँ कट किया है, यहाँ कट किया, तो यहाँ इसका हो जाएगा फोकस, फोकस हो गया। तो यही फोकस दूरी क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, इसके बीच की दूरी को कहेंगे फोकस दूरी, यानी कि फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या सेंटर से लेके ध्रुव तक, यानी कि वक्रता केंद्र से लेके ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। हमेशा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस की दुगनी होती है। तो देखिए फोकस का दुगना है कि नहीं, फोकस यहाँ से इतना दूर हुआ, मान लीजिए फोकस यहाँ होगा, इसका ये 2 गुना है, ठीक। चलिए समझ आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं फिर। आइए समझते हैं दर्पण के लिए
किरण आरेख की बनावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना बगैर इसके अवतल दर्पण में जो 6 गो आप बनाएंगे किरण आरेख, वो इसके बगैर नहीं बन पाएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या होता है इसका नियम। इसमें 4 नियम पढ़ने हैं आपको, 2 यहाँ है, 2 और मिलेगा आपको। इसमें क्या लिखा है, दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। तो पहला क्या बोलता है, मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। समझ में आया होगा, चलिए समझाते हैं इसको। मुख अक्ष के समांतर, मानिए कि ये कि हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, इसका बाहरी सतह रंगीन है, ठीक। ये हमारा मुख अक्ष हो गया, यहाँ पे हो गया इसका ध्रुव पी हो गया। ये मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ हो गया एफ, यहाँ क्या हो गया सी, सेंटर हो गया। ये क्या बोल रहा है, परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, यानी कि मुख अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख अक्ष है, ये जो लाइन है ये मुख अक्ष है। तो मुख अक्ष के समांतर हमने किरण ले लिया, किरण ले लिया। बोल रहा है परावर्तन के बाद हमेशा ये क्या होगा, परावर्तन के बाद फोकस से ही जाएगी। हमेशा ये अवतल दर्पण में होगा कि हमेशा जब मुख अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जाएगा तो क्या होगा, परावर्तन के बाद हमेशा ये फोकस से जाएगी। ये इसका पहला नियम है। ये परावर्तन के बाद देखिए कहाँ से जा रहा है, फोकस से। मुख अक्ष के समांतर ये किरण है, मुख अक्ष के समांतर है, लेकिन परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, ये फोकस की जाएगी। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको दर्पण में समझ आएगा, जो ये 6 फिगर बनाना है वो समझ आएगा कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा क्या बोल रहा है, फोकस से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। बस इसका अपोजिट होता है उसमें। मान लीजिए कि एक हमारा ये एक दर्पण है, इसमें भी वही करना है। ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें भी एक मुख अक्ष लेना है। मुख अक्ष ये हो गया हमारा पी, ये हो जाएगा हमारा एफ, ये हो जाएगा हमारा सी, सेंटर हो गया, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, फोकस से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाएगी। मान लीजिए कि एक यहाँ से कोई किरण जा रहा है, किरण जा रहा है, फोकस से जा रहा है, फोकस से परावर्तन होगा, ये पड़ा दर्पण पे, ये किरण फोकस से गया दर्पण पे पड़ा। दर्पण के बाद ये क्या होगा, दर्पण के बाद परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो दर्पण से परावर्तन होगा, परावर्तन से ये मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मुख अक्ष ये हमारा रहा, ये हमारा मुख अक्ष है, तो मुख अक्ष के समांतर इसका परावर्तन होगा। यानी कि जब फोकस से कोई भी किरण जाएगी फोकस से, तो फोकस से जाने के बाद ये कहाँ चली जाएगी, मुख अक्ष के समांतर। अगर मुख अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी। अब फोकस से आएगी तो वो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर जाएगी। ये आपको बहुत जरूरी है जानना। ये 2 हो गया, 2 और देखते हैं। तीसरा में क्या कहता है, तीसरा बोलता है ध्रुव पर जब कोई प्रकाश की किरणें जितना डिग्री के कोण से आती है उतना ही डिग्री के कोण से चली जाती है। चलिए इसको भी समझते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया, ये हमारा मुख अक्ष हो गया, यहाँ मेरा ध्रुव हो गया पी, यहाँ हो गया एफ, यहाँ हो गया सेंटर, ठीक। क्या बोल रहा है, ध्रुव पर जितना डिग्री के कोण से आएगी, मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही, ध्रुव पर पड़ा, परावर्तन के बाद वो उतना ही डिग्री के कोण से वो वापस चली जाएगी। परावर्तन जितना डिग्री के कोण से आया उतना डिग्री के कोण से ये परावर्तित हो गई। यानी कि ये 30 डिग्री के कोण से आएगी तो 30 डिग्री के कोण से परावर्तित होगी, 40 डिग्री के कोण से आएगा तो 40 डिग्री के कोण से परावर्तित होगा, ठीक। ये हो गया इसका तीसरा नियम। चौथा नियम में क्या बोलता है, चौथा नियम बोलता है वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पर लौट जाती है। चलिए इसे भी समझते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हो गया उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया मुख अक्ष, ये हो गया पी, ये हो गया एफ यानी कि फोकस, ये हो गया सेंटर हो गया। क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पर लौट जाती है। इसको थोड़ा और नज़दीक लिखते हैं। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी। क्या बोल रहा है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, सेंटर। यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरणें आती है तो उसी पे लौट जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जा रही है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पड़ा, दर्पण पे पड़ा, प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन उसी पर हो जाती है। यानी कि यहाँ पड़ेगा तो इसका परावर्तन इसी पे हो जाएगा, ये कहीं भी नहीं जाएगी। यानी कि सीधा आया और सीधा चला गया। ये कब होगा, जब सेंटर से जाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र से। जब प्रकाश की किरण वो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो वो क्या होगा, उसी पे वापस लौट जाएगी। और अगर जब हम ध्रुव से गुजारेंगे तो जितना डिग्री के कोण से आएगा उतना ही डिग्री के कोण से ये चला जाएगा। और जब हम फोकस से गुजारेंगे तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। और जब हम मुख अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो क्या होगा, फोकस से ये
कट जाएगा। ये इसका 4 नियम है, ये आपको बहुत काम देगा। चलिए आज के लिए इतना ही। कल इसका 6 फिगर जो भी बनता है कल के लेक्चर में देखेंगे उसको। चलिए, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, नहीं भी मज़ा आ रहा होगा तो पढ़ने के लिए मज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की नाच नहीं चल रही है जो हमें नाच के दिखा देना है, आपको मज़ा आ जाएगा। बस पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मज़ा से कोई मतलब नहीं है, मज़ा आ रहा होगा पढ़े में, इससे कोई मतलब नहीं है, बस समझ आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। धन्यवाद।